वो पापा बन चुके हैं, अब वो पप्पू नहीं रहे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा गया। प्रधानमंत्री जी की माँ प्रधानमंत्री और दूसरे की माँ बेटी दूसरे की माँ बेटी नहीं। दोनों कान में तेल लेके सोए हुए हैं, थोड़ा जवाब पूछे ना। मेरा भी नाम केस में था, पार्टी में नहीं थे। आगरा विकास को डिबेट सुनता है। दीजिए माइक, डिबेट सुनेंगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार बिहार, मैं हूं अभिषेक सिंह और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज आ पहुंची है किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में। और आज इस क्षेत्र से हमारे इस मंच पर यहां के तमाम प्रतिनिधि होंगे अलग अलग राजनीतिक दलों से, और यहां की जनता जनार्दन हमारे सामने होगी, जिनको आज सीधा अपने प्रतिनिधियों से सवाल करने का मौका मिलेगा और उनके सवालों का जवाब यहाँ मंचासीन नेता उनके सवालों का जवाब देंगे। हमारे स्पॉन्सर हैं वास्तु विहार, राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर है इस समय अपने, और 243 विधानसभाओं में घूम घूम कर चौराहों पर लोगों के व्यूज जान रही है, विचार जान रही है कि इस विधानसभा चुनाव में आखिर जनता किसके तरफ जाना चाहेगी। इसी कड़ी में मैं कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि अधिवक्ता इरशाद हयात जी को आग्रह करता हूं कि आए सर मंच पर जगह लें। इरशाद हयात जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका। अब मैं AIM इसहाक आलम जी से आग्रह करूंगा, सर आप भी आएं और मंच में अपनी जगह लें। सर जोरदार तालियों से आप लोग उनका स्वागत करते रहें। हमारे बीच जदयू के नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा सर मंच पर आएं और जगह लें। अब राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फरहान आलम जी भी हमारे बीच हैं, मैं सर से भी आग्रह करूंगा आएं और मंच पर जगह लें। सर और भाजपा से हमारे बीच जिला अधिवक्ता संघ अधिवक्ता शिशिर कुमार दास जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर का भी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सर का भी। अब मैं बताना चाहूंगा हमारे कार्यक्रम के 3 फॉर्मेट होंगे, जिसमें पहले फॉर्मेट में मैं यहाँ पे मंचासीन प्रतिनिधियों को 2-2 मिनट का वक्त दूंगा और संक्षिप्त में अपने विचारों को जनता के बीच में ये रखेंगे। दूसरे भाग में हम हमारे सामने मौजूद जनता के पास आएंगे और उनसे सीधा सवाल लेंगे, वो हमको बताएंगे किस प्रतिनिधि से वो सवाल करना चाहते हैं, फिर उनका सवाल हम सीधा यहाँ मौजूदा प्रतिनिधियों से करेंगे। तो अभी कार्यक्रम को हम आगे ले चलते हैं और प्रतिनिधियों को 2-2 मिनट का संक्षिप्त समय देते हैं। सबसे पहले हमारे बीच कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि अधिवक्ता इरशाद हयात जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सर चंद मिनटों में 2 मिनट में संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रभात खबर के इस इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल का किशनगंज की सरजमीन में अपने दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं, और हमारे किशनगंज ज़िले के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी दलों के यहाँ वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं, आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ। सन 2020 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमारे विधायक इजहारुल हुसैन साहब को यहाँ की जनता ने बहुमत दिया और वो यहाँ से विधायक बन के चुने गए। और विधायक बनने के बाद उन्होंने लगातार करीब इन 5 सालों में 54 विधानसभा प्रश्न उन्होंने किया है सदन के पटल पर, और उसका नतीजा है कि पोठिया प्रखंड में 81 सड़कों का निर्माण हुआ है मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत, और किशनगंज में जो हमारा 4 पंचायत है, उन 4 पंचायतों में 16 सड़कों का निर्माण हुआ है। MR में कुल 22 सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ है। ग्रामीण सड़क सिद्धिकरण प्रबंध कार्यक्रम RRSMP के तहत अभी पोठिया प्रखंड में 29 सड़कों का काम चल रहा है, और 14 सड़कों का काम आपको किशनगंज प्रखंड के अंदर चल रहा है। PMGSY फेज 3 के अंदर
21 सड़कों का काम चल रहा है और ये पूर्ण हो चुका है। 14 ब्रिज का काम हमारे यहां पूर्ण हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि विधायक मद से, नोट कर लिया जाए, विधायक मद से पोठिया प्रखंड में माननीय विधायक जी के रिकमेंडेशन से कुल 71 पीसीसी सड़कों और गलियों नालों का निर्माण हुआ है। नगर परिषद क्षेत्र में 45 सड़कों और गली नालों का निर्माण हुआ है और किशनगंज प्रखंड के अंतर्गत जो 4 पंचायतें हैं वहां 16 योजनाओं का निर्माण कार्य हो चुका है और 2-4 अभी हो रहा है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि पोठिया जो पूरे किशनगंज जिले के अंदर सबसे पिछड़ा प्रखंड रहा है, इस पिछड़ेपन का यह नतीजा था कि मुद्दतों से जो सड़क पोठिया और चुचुआबाड़ी ठाकुरगंज रोड को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क थी वो एक पगडंडी का शक्ल अख्तियार किए हुए था, लोगों को कभी भी क्रॉसिंग नहीं हो पाता था। उस सड़क का काम माननीय विधायक ने सन 2021 में लगातार सदन के पटल पर सवाल उठाकर उसको पास कराया और आरसीडी से आज वो बनकर तैयार है। माननीय विधायक जी ने आउट ऑफ बाउंड्री भी जो उन्होंने काम किया, मैं गिना देना चाहूंगा संक्षिप्त में कि उन्होंने झरवाडांगा में स्टेडियम का निर्माण कराया नौजवानों के लिए। छतरगाछ हॉस्पिटल में 10 करोड़ का भवन उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से पास करवाकर उसका काम चल रहा है। और कटारमनी झील जो किशनगंज में एक भी वाटर पार्क नहीं था, उन्होंने कटारमनी झील को सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ की राशि पास करवाकर उसका भी काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक विभाग जो हमारे यहाँ नगर में तो काफी अच्छा है, लेकिन पोठिया में काफी दयनीय है। लोगों की आए दिन यही शिकायत रही। माननीय विधायक ने लगातार प्रश्न किया और 4 सब स्टेशन किशनगंज विधानसभा के अंदर अभी बन रहा है। जो खगरा में एक बन रहा है, एक दमलबारी में बन रहा है, अर्राबारी एग्रीकल्चरल कॉलेज के समीप बन रहा है और कुसियारी पंचायत में बन रहा है। नगर में हमारे यहाँ इंडोर स्टेडियम का निर्माण हुआ। 2017 के बाढ़ के बाद मझिया पुल की जो स्थिति रही, लगातार लोग परेशान रहे। लोगों को 2-4 किलोमीटर की दूरी तय करके शहर में आने पर विवश रहा, जिसको लगातार माननीय विधायक ने 5 बार सदन में इन्होंने ये सवाल उठाया और आज ये नतीजा है कि आज इसका टेंडर प्रोसेस बिल्कुल मुकम्मल होने जा रहा है। जुलजुली सड़क जो बनने जा रहा है, पोठिया ढेकामांझा सड़क बन रहा है, जो शहरी समग्र विकास योजना के तहत माननीय विधायक जी के प्रयास से ये बन रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए, डिग्री कॉलेज पोठिया को मिल चुका है और पोठिया में जमीन जो है वो भी चिन्हित हो चुकी है। और मैं बता दूं कि मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने 2 मरतबा सदन पर यह सवाल रखा और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किशनगंज जिले को भी मेडिकल कॉलेज का तोहफा दे दिया है। सुरजापुरी बिरादरी जो किशनगंज जिले की सबसे बड़ी आबादी है, संक्षिप्त में बातों को रखेंगे, मैं फिर दोबारा मौका दिया खत्म करने जा रहा हूं। सुरजापुरी बिरादरी जो किशनगंज जिले की सबसे बड़ी बिरादरी है और इसे जो है बीसी से एनेक्सर 2 से ओबीसी में ले जाने के लिए उन्होंने 3 बार ये सवाल रखा और आज ये नतीजा है कि ये सुरजापुरी बिरादरी की जो जाति है इसको ओबीसी के आयोग में शामिल कर लिया गया है। अब आयोग गठित होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसको जो है ओबीसी का दर्जा भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच एमआईएम से इसहाक आलम जी हैं। सर आपको भी 2 मिनट का समय है। किशनगंज के ऐतिहासिक धरती पे आज हमारे बीच प्रभात खबर के द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस लाया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभात खबर परिवार को और किशनगंज की जनता को। किशनगंज इतिहास के पन्ने पे बहुत ही मशहूर और मारूफ नाम था किशनगंज का, लेकिन आज़ादी के 78 सालों के बाद किशनगंज की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। आप 78 साल पहले जाइए, किशनगंज में लोग अफगानिस्तान से आते थे, किशनगंज में लोग ईरान से आते थे, किशनगंज में लोग नेपाल से आते थे, किशनगंज में लोग चाइना से आते थे, किशनगंज में लोग पाकिस्तान से आते थे, किशनगंज में लोग बांग्लादेश में आते थे और इसी बगल में हमारा खगड़ा मेला लगता था 3 से 4 महीने का। पूरी दुनिया में किशनगंज का नाम, किशनगंज का इतिहास और किशनगंज में बिजनेस वर्ग सबसे ज़्यादा आगे था और किशनगंज सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट था। लेकिन आज़ादी के 78 साल गुजर गए। इन 78 सालों में
हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई। आज पूरे जिले में आप अदर बिहार के डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, हमारे किशनगंज में सिर्फ 2 डिग्री कॉलेज है। एक किशनगंज मारवाड़ी कॉलेज, दूसरा नेहरू कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज को मैं गिनती नहीं देता हूं। इसके लिए दोषी कौन है, इनके लिए जवाब कौन देगा? यहाँ के जनता, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे किन आखिर पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? इसके लिए जवाब देने के लिए हमारे सरकार के प्रतिनिधि भी हैं और हमारे यहाँ के विधायक के प्रतिनिधि भी हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, हमारे यहाँ के बच्चे आजादी के 78 सालों के बाद भी हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कामकाज का साधन नहीं है, कोई काम हम नहीं दे पाते हैं। हर घर से गांव के, शहर के हर 2 बच्चे दिल्ली और पंजाब और हरियाणा और गुजरात की सड़कों पे काम करने के लिए विश्वास हैं। इसके लिए कौन दोषी हैं, इसका जवाब हमको देना चाहिए। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो है हेल्थ सेक्टर का मुद्दा। किशनगंज जिला मुख्यालय है और बिहार का सबसे अंतिम चौराहे पे है, लेकिन किशनगंज में आज हमारा कोई अगर व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हमारे लिए इलाज कराने के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर बगल में बंगाल नहीं हो तो हमारे यहाँ के जो बीमार लोग हैं, एक्सीडेंटल केस के लोग हैं, वो लोग तिल तिल करके मरने पे विवश हो जाएंगे। इसके लिए जवाबदेह कौन है, इसके जवाब देना इन नेताओं को चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए। क्योंकि रोड, सड़क, पुल, पुलिया, नाला ये सरकार की योजनाएं हैं, ये बनते रहते हैं और बनते रहेंगे। हमें तो चाहिए स्कूल कॉलेज, डिग्री कॉलेज चाहिए, हमें तो चाहिए हॉस्पिटल अच्छी चाहिए, हमें तो चाहिए रोजगार के साधन चाहिए ताकि हमारे बच्चों को रोटी मिल सके, हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके, हमारे बच्चों का पलायन बड़े बड़े शहरों में जो रहा है उनको रोका जा सके। लेकिन हमारी सरकार, नीतीश और बीजेपी की सरकार, इस पे कोई भी आज तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठा पाई। 20 साल गुजरने गया, इससे हमारे यहाँ के सांसद और विधायकों को भी जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि आप पे भी ये इल्जाम लग सकते हैं। क्योंकि आज सुरजापुरी आरक्षण की बात आज उठ रही है, आज इतने दिनों से ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई? ये लड़ाई अभी जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब इन्होंने एक क्वेश्चन लिख करके दिया। आज विधानसभा में, पार्लियामेंट में इस सीमांचल और किशनगंज की धरती के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई कर रही है तो वह एमआईएम कर रही है। सबसे ज्यादा आवाज उठाने का अगर कोई काम कर रही है तो वह एमआईएम कर रही है। सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने का कोई काम कर रही है तो वह एमआईएम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के 78 सालों के बाद भी आज महानंदा पुल में 50-50 किलोमीटर तक ब्रिज नहीं था। आखिर एमआईएम ने ही आवाज उठाया तो 2 ब्रिज आज बनने का काम आज चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने की जरूरत है कि 78 सालों की आजादी के बाद भी हमारे किशनगंज को ठगने का काम किया गया। हम लोगों ने तो झोलियां भर भर कर वोट दी, हमारे वोट से केंद्र में सत्ता में लोग गए, बिहार में सत्ता में आए, मंत्री बने, बिहार में भी मंत्री बने, केंद्र में भी मंत्री बने, लेकिन हमारा किशनगंज का विकास नहीं कर पाए। और इसके लिए हम और हमारे जनता आप सबसे सवाल जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच जदयू से नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान जी हैं। मैं आग्रह करूंगा सर आप भी संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। सर शुक्रिया तमाम राजनीतिक दलों के साथी और उपस्थित किशनगंज के तमाम भाई। आज़ादी के 78 साल बाद भी किशनगंज विधानसभा से एनडीए का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने किशनगंज को कभी उपेक्षा के किनारे पर नहीं रखा। आज जो लोग सीना पीट करके बोल रहे हैं मझिया ब्रिज विधायक का देन है, मैं पूछना चाहता हूं उन विधायक के प्रतिनिधियों से और विधायक जी से, क्या नगर परिषद के चुनाव के पूर्व मझिया ब्रिज नहीं बन सकता था? क्या नहीं बन सकता था? बन सकता था, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया। धन्यवाद दीजिए बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। अब धन्यवाद दीजिए नगर परिषद का, क्योंकि नगर परिषद ने वो सूचीबद्ध किया और नगर परिषद के द्वारा सूचीबद्ध किए जाने से
वो योजना धरातल पर आई है, इसलिए अपने मुंह मियां मिट्टू मत बनिए। किशनगंज की जनता जानती है, आजादी का 78 साल बाद भी किशनगंज विधानसभा में आज भी कच्ची सड़कों का दंश लोग झेलने के लिए मजबूर है। किशनगंज विधानसभा के पोठिया में माननीय विधायक जी का, उनका वार्ड को देखिए, उनके पंचायत में देखिए, जो स्वास्थ्य केंद्र बना है वह भी मुकम्मल नहीं बन सका है, और वहां की जो सड़कें हैं वह भी जर्जर हाल में है। तो माननीय विधायक जी का जब अपना सड़क अपने पंचायत का नहीं बन सका तो विधानसभा का विकास कहां से हो सकता है? कतई विकास नहीं हो सकता है, ये मेरा दावा है। और ऐसे लोग जो राजद के भीख के बिना पर बिहार में सत्ता में लौटना चाहते हैं, ये बिहार का कभी विकास नहीं करेंगे। और कुछ लोग तो अपने बेटियों का जैसे ब्याह नहीं होता है तो लड़के वाले के यहाँ ढोल बजाते हैं, ऐसे एमआईएम के लोग ढोल बजा के राजद के आगे भीख मांग करके सत्ता में जाना चाहते हैं। इनका उद्देश्य विकास का नहीं है, बिहार में विनाश करने के लिए है, सत्ता पर काबिज होने का है। और ये लालटेन राज का पार्ट 2 होगा, जंगल राज का पार्ट 2 होगा। अब बिहार के लोग, सीमांचल के लोग, इस इलाके के लोग बगल में बंगाल से जुड़े थे। 2005 से पहले इस इलाके की क्या पहचान थी? जहां टूटी सड़कें थी वह बिहार का सीमाना होता था कि नहीं होता था? बोलिए, होता था कि नहीं होता था? तो सीमाना होता था, वो मेरी पहचान होती थी। बिजली कब आई और कब जाएगी, इसके लिए हम लोग रात में 11 बजे सड़क पर खड़ा होकर के इंतजार करते थे। जब बिजली रानी आएगी तो पंखा चलेगा तो सोएंगे, और अब बिजली कब आती है कब जाती है पता नहीं लगता है। तो ये नीतीश कुमार जी का देन है। 400 रुपया पेंशन एक झटके में नीतीश कुमार जी ने 1100 रुपया गरीब गुरबा का पेंशन करके गरीबों को राहत देने का काम किया। और ये लोग पुर्जा भरवा रहते हैं बिना सत्ता का 1500 रुपया। कभी हमारे खाता से पैसा निकाल लेंगे? लोगों को चेतने की जरूरत है। 125 यूनिट बिजली बिहार के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री ने इन भाजपा नेताओं के घरों का भी फ्री करने का काम किया है। इसलिए जो सरकारें बिहार में चल रही है 20 साल से, ये डबल इंजन की सरकार है। और बिहार में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो स्वास्थ्य विभाग आप देखते हैं, यहां लालटेन था, ये लालटेन जल रहा था, बिजली नहीं जल रहा था। और बाजार में अब खोजिएगा तो लालटेन का पलीता भी नहीं मिलेगा। तो ये लालटेन दिखा करके विकास को चिढ़ाना चाहते हैं। और ये लोग सभी लोग बिहार के सत्ता को दोबारा जंगल राज में धकेलना चाहते हैं। बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो विकास का डबल इंजन बिहार में चल रहा है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच राजद से फरहान आलम जी हैं। मैं आग्रह करूंगा आप भी संक्षिप्त में अपने बातों को जनता के बीच में रखें सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंजीनियर फरहान आलम, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। ये किशनगंज की धरती है। मैं सभी को यहाँ आदाब, प्रणाम, सलाम करता हूँ। और मंच पे जो आसीन हैं सम्मानित वक्ता, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। बहुत सारे वक्ताओं से बात आई कि ये जंगल राज पार्ट 2 होगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि पहले किशनगंज की बात करते हैं, उसके बाद राज की बात करेंगे आपसे, कि आपने अपने चुनाव में, अपने चुनावी एजेंडा में वादा किया था गांधी चौक पे गांधी प्रतिमा का। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो आज राजद को कह रही है, आप बताइए पहले कि नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं कि नहीं है। दूसरी बात कि ये सरकार कौन चला रही है? आप चला रहे हैं। अरे 15 साल में तो आपको भाजपा को आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिला। आप नीतीश कुमार के साथ चल रहे हैं। आप बात कर रहे हैं फॉर्म भरवाने का, आपको ये पहले क्यों नहीं सूझा? जैसे तेजस्वी जी ने कहा माँ बहन मान योजना 2500 रुपया देंगे, आपने 400 से 1100 कर दिया। जैसे तेजस्वी जी ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, आपने 125 यूनिट फ्री कर दिया। ये चीज आपको पहले क्यों नहीं सोचा? आप ये बताएं कि माननीय नीतीश कुमार जी के राज में जो 6 दवाइयां फ्री थी उसको तेजस्वी जी ने कितना किया? आप ये बताएं कि अचौक निरीक्षण तेजस्वी जी के स्वास्थ्य विभाग रहते हुए जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो कितने डॉक्टर निष्कासित हुए? आप ये बताएं कि कोरोना काल में जब भाजपा की सरकार थी, जब गठबंधन की सरकार थी एनडीए की, और उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, तो एम्बुलेंस घोटाला किसने किया? आप पहले ये बताएं। आप ये बताएं कि अभी स्वास्थ्य मंत्री हाल ही में अभी कहीं गए थे दौरे में, पब्लिक ने क्यों खदेड़ा? आप ये बताइए पहले, आप जवाब दीजिए कि आपने 15 साल में क्या किया। अभी हर बिहार में अमूमन 2 से 3 जगह
डेली क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहा है। पटना के सरकारों में किसके सरकार में गोलियां चल रही है? आप पहले ये जवाब दीजिए। आप किसी पे आरोप लगा सकते हैं, उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को हकीकत कीजिए, आप कबूल कीजिए कि आपका वक्त जा चुका है। जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि एनडीए को किशनगंज से 15 साल से सीट नहीं मिला, आपने दिया नहीं, उसके बाद भी विकास हुआ। आप पहले ये बताएं कि एनडीए जो यहाँ पे है, एनडीए को अगर यहाँ सीट नहीं मिल रही है तो उसका जिम्मेदार कौन? हमारे शेरशाहवादी भाई को गाली देने वाला कौन? बांग्लादेशी घुसपैठी बनाने वाला कौन? आप बताइए कि अकलियत का वोट लेके एनडीए के गोद में बैठने वाला कौन? आप पहले बांटते हैं, लोगों को जज्बात में लाते हैं, उसके बाद आप मुसलमानों को जो मदरसा मदारिस की ज़मीन हड़प रहे हैं, आप उनके गोद में जाके बैठते हैं। तो आप पहले तय कीजिए कि आपका नेतृत्व कौन है। आपके हर विधानसभा में, आपके हर घटक दल में, आप हमारा देख लीजिए, हम लोग गठबंधन तले हैं, हमारा एक प्रत्याशी है। आपका हर गठबंधन में हर पार्टी का एक एक प्रत्याशी घूम रहा है, वोट मांग रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो पहले आप तय कीजिए कि आप सीट किसको देंगे। और ये प्रभात खबर की मंच है और आप पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत सारे नाम निकल के आ रहे हैं विधानसभा प्रत्याशी के लिए। मेरा पहला मांग ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी कामना और साथ में किशनगंज से लेकर पूरे बिहार की जनता की ये कामना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, तेजस्वी नेतृत्व में सरकार बने। और एक नया नाम निकल के जो आ रहा है किशनगंज विधानसभा से, राष्ट्रीय जनता दल के जानिब से मैं ये मांग करता हूं कि एक युवा चेहरा जो दानिश इकबाल के नाम से ये आ रहा है, ये प्रचलन हो रहा है, मैं आपके मन से मांग करता हूं कि युवा चेहरा ऐसे आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में भाजपा नेता शिशिर कुमार दास जी हैं। सर, संक्षिप्त में जनता के बीच में विचार रखें सर। प्रभात खबर चौपाल के मंचासीन हमारे दोस्त जो वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, एवं सामने मेरे भाइयों, एवं अगल बगल जो खड़े और पुल के ऊपर जो सुन रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने अपना अपना बहुमूल्य समय देकर कम से कम किशनगंज की जनताओं को आंख खोलने का एक मौका दिया है। बहुत सारी बातें सामने आई हैं, मैं एक एक करके सबका जवाब दे दूं ताकि यहाँ के दोस्त मेरे सामने जो बैठे हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को याद दिलाएंगे कि किशनगंज क्या था और क्या है और क्या होगा। हर चीज का एक एक्सपेक्टेशन होता है। एक ऐसी बातें होती हैं कि हाँ मेरा ये बच्चा है, ये आगे बढ़ के क्या बन सकता है। हर चीज का आप अपने घर में भी जाएंगे, आप अपने घर के अभिभावक हैं, जब आप अपने घर के अभिभावक हैं, आपके जो बच्चे हैं, कौन सा 5 बच्चों में कौन सा बच्चा होनहार है और कौन सा बच्चा एक गैरेज वाला बन सकता है, इसकी जानकारी आपको अच्छी तरह हो सकती है, क्योंकि उनके कर्मों के हिसाब से वे लोग जानेंगे और अभिभावक को जानकारी हो जाती है। किशनगंज की जनता जो है वो हमारा अभिभावक है। प्रत्येक जनता वो यहाँ के किसी भी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए वो हम लोगों का अभिभावक है और उन लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोग क्या हैं, किसको क्या देना है, किसको क्या वोट देना है। अब रहा सवाल कि ये मंच जो है ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं दोस्तों को बोल दूं कि राजनीतिक मंच नहीं है, न ही किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई प्रचार का मंच है। ये मंच है, चौपाल है और इसमें एक चर्चाएं होनी चाहिए कि किशनगंज क्या था और किशनगंज क्या है। वर्ष 1984 से मैं किशनगंज में लगातार किशनगंज न्यायालय में काम कर रहा हूं। आप गिनती कर लें उंगली में कि कितने साल हुए। और ये जो रास्ता देख रहे हैं और ये जो पुल देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप, हॉस्पिटल देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, ये किसकी देन है? ये किशनगंज के जनता की देन है। और डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस मामले में मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनसे इंस्पायर्ड हूं, यहाँ के लोग इंस्पायर्ड हैं कि उनके द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल, उनके निर्देशन के द्वारा, उनके निदेशक के रूप में भारतीय जनता पार्टी
के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो बनाया गया, उसमें अभी किशनगंज की जनता और सीमांचल की जनताओं को फ्री दवाई, फ्री रहना, फ्री इलाज ये हो रहा है। हमारे समझ से मेरे जो मंच के दोस्त हैं शायद सोचना या बोलना भूल गए होंगे, इसलिए मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं। दूसरी बात, हमारे जो भी विधायक बने, चाहे मैं बनूं, लंगड़ा, लूल्हा, काना, जो भी बन जाए, सरकार की तरफ से जो भी उसको अलॉटमेंट आता है उसका काम तो उनको करवाना ही पड़ेगा, इसमें उनका दो मत नहीं है। उनका काम सरकार की तरफ से उनकी देखरेख में उनका अलॉटमेंट नहीं होता है, वो सरकार का अलॉटमेंट होता है जो कि सेंट्रल और स्टेट के द्वारा होता है। और उसका देनदार कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये उनका देन है कि ये विकास हो रहा है। और कोई भी विधायक बने उससे कोई मतलब नहीं है, उनकी देखरेख में वो काम होना है। उनके कलम से सिर्फ चुनना है कि कौन सा रोड बनना है। मैं वर्तमान में अपने किशनगंज के विधायक उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अब भी समय है आपके पास, 10 दिन 5 दिन जो भी समय है, जब तक कि नोटिफाई नहीं हो जाता है तब तक जहां जहां आपका सरकार आपको रुपया दी है, पैसा दी है, जहां जहां सड़क बनना है कम से कम उसको भेज दें ताकि वो जो है आ जाए और बन जाए, ताकि गरीबों को तकलीफ ना हो। हम लोग बराबर यूट्यूब में देखते हैं कि कभी यहाँ के विधायक को मारने दौड़ता है, कभी उन लोगों का मुर्दाबाद देता है, कभी उनका पुतला जला देता है। तो ये सब बहुत गलत बात है, खराब बात है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। लेकिन आज के इलेक्शन के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक हैं, किशनगंज की जनता है और कोई नहीं। अगर हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हम लोग ये नहीं बोलते, हम लोग ये नहीं पूछते अगर खून की आवश्यकता होती है, चिंटू भाई क्या आप बोलते हैं कि हमको हिंदू का खून चाहिए? कोई बोले, कोई ऐसा बोलता है? हम अगर गए हम बोले कि भाई हमको कोई हिंदू भाई का खून दो, ऐसा नहीं है। हम लोग सब एक हैं, हम लोगों को कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता है। और एक बात जान लीजिए, अगर किशनगंज या बिहार या देश का विकास अगर होना है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। और कहीं कोई जरूरत नहीं है, कहीं कोई चांस भी नहीं है कि इस तरह का जो है हम लोग विकास हम लोग देखें। तीसरी बात मैं आपको बराबर याद दिलाता हूं, कोई अगर ये बोलता है कि साहब आप लोग 80% मुसलमान हैं, 20% हम हिंदू हैं, हम लोग मिलके कंधा से कंधा, हम लोग बैल हैं क्या? हम लोग बैल तो नहीं हैं क्या कि कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे? हम लोग इंसान हैं, हम लोग पास दिमाग है, बुद्धि है, सोच है, हम सबों के पास। ऐसा बात नहीं है सिर्फ इलेक्शन के बाद हम लोग इस तरह की बात नहीं करेंगे, पहले भी इस तरह की बात हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसीलिए व्यक्ति विशेष के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी के बारे में मुझे कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन जहां सवाल है मंच का, जहां सवाल है आपको बोलने की अभिव्यक्ति है, संविधान के तहत आपको बोलने की अभिव्यक्ति है, लेकिन आपको उतना भी ज्यादा बोलने की अभिव्यक्ति नहीं दी गई है संविधान के तहत कि किसी को आप अपमान करें, किसी को आप अवमानित करें, वो जो है अपराध की श्रेणी में आता है। क्या वो अपराध की श्रेणी में आता है? मेरा यह कहना है कि हमारे तेजस्वी जी, नाम ही बोल देता हूं, हमारे राहुल जी, एक ही मंच पर उन्होंने माई बहन को 2500 रुपया क्या देंगे, उन्होंने माई बहनों को गाली दे दिया। माई बहनों को गाली देकर वो अपना नाम खूब कमाए, लेकिन बदनामी भी उससे ज्यादा कमाई उन्होंने। और इस तरह की बातें कम से कम मंच से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कोई अपराध करते हैं या फिर अपराध को कोई प्रश्रय देता है, कोई सपोर्ट करता है, तो वो भी उतना ही अपराधी है। अगर मेरे मन से, इस मन से अगर किसी व्यक्ति विशेष को गाली दी जाए या उसके परिवार के सदस्यों को गाली दी जाए और मेरे बगल गिर अगर वो चुपचाप सुनते रहे, सहते रहे, तो वो भी उतना ही दोषी हैं जितना कि गाली देने वाले हैं। इसलिए अगर ये कहना कि जिस वक्त गाली हो रही थी मैं मंच पर नहीं था, लेकिन अब तक जो है चुपचाप रहे, इसका मतलब क्या हुआ?
आपकी मां ने ही आपको पैदा किया ना। कोई भी बोले, कोई भी नेता बोले, मैं नाम नहीं कहना चाहता, आपकी मां ने ही आपको पैदा की है। इसलिए बिहार की मां बहनें अपना प्रेस्टीज, अपना सम्मान खोकर किसी को वो लोग सपोर्ट नहीं करेगी, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं। अब रहा सवाल, सर थोड़ा सिर्फ दो ही मिनट मिला है, इसलिए मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। मैं थोड़ा जोश में आ गया था। तो चिंटू भाई अब छोड़ देते हैं, ठीक है, अब आपके हवाले छोड़ देते हैं। तो मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं समझता हूं कि मेरी बातों को आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे का दिन बहुत जल्दी ही चुनाव आने वाला है और ध्यान रखेंगे कम से कम किशनगंज का कोई ऐसा क्षति न हो जो कि हम लोग को 5 साल झेलना पड़े। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। चलिए अब मैं जनता के बीच में चलूंगा और इसी कड़ी में जनता से सवाल लूंगा। जिन किसी के पास भी सवाल होगा वो अपना हाथ वहां पे खड़ा करेंगे और मैं आऊंगा और उनसे सवाल लूंगा। किन प्रतिनिधि से सवाल होगा वो भी आप हमें बताएंगे, ठीक है। युवा हमारे बीच में है, सबसे पहला सवाल हम इनसे लेना चाहेंगे। चलिए सवालों के दौर में आते हैं। युवा हमारे बीच है, खड़े हो जाइए सर। नाम क्या होगा, सवाल क्या होगा, किससे सवाल होगा, बताइए। मेरा नाम अहद शेख है, यहीं रुदासा से हूँ। मेरा सवाल एनडीए से है। जिस तरह अभी सर ने कहा कि रोड का निर्माण हुआ है, युवा मजबूत है। अगर रोड में 1-2 गड्ढा भी है ना तो युवा झेल लेगा, चल लेगा। लेकिन जिस तरह अभी भाजपा से प्रतिनिधित्व करने उन्होंने कहा कि जो भी काम हो रहा है वो सरकार पास करती है, विधायक तो बना के देता है। तो आज किशनगंज की स्थिति ये है कि शिक्षा के मामले में गरीब का बच्चा को जमीन बेच के बाहर जाना पड़ता है। 15 साल में शिक्षा से रिलेटेड क्या ऐसा काम हुआ जो लोग पलायन रोक दे, ये पहला सवाल। दूसरी बात, आज किशनगंज में आए दूसरे दिन मेरी एक बहन मरती है डिलीवरी के टाइम में। अवैध नर्सिंग होम का अंबार लगा हुआ है। आप लोग संवैधानिक पद पे भी हैं, चेयरमैन हैं, आप एक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपने इस विषय में क्या किया? आज तक कुछ भी नहीं किया। तो मेरा सवाल है कि आप एक जनता को बताएं कि ये जो अवैध नर्सिंग होम चल रहा है इसके रोकने में मेरा ये प्रयास है। या शिक्षा के विषय में मैंने एक लेटर भी लिखा हो सरकार को कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज होने चाहिए ताकि युवा यहीं पढ़ सके, युवा को रोजगार मिले। ऐसा क्या किया है आपने? बहुत अच्छा सवाल किया युवा ने कि किशनगंज क्षेत्र में अवैध नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है और शिक्षा जो बहुत बड़ा सवाल था, क्या कहना चाहेंगे सर, बताएं। आपके सवाल का जवाब ये है, जो आप हमारे कार्यालय में आइए, आपको मैं दिखा सकता हूं। जो अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ स्थानीय प्रशासन को मैंने दर्जनों बार लिखा है और उसकी जांच हुई है और अवैध नर्सिंग होम की सूची भी तैयार हुई है। ये पहले सवाल का जवाब है। और दूसरा सवाल का जवाब है शिक्षा के लिए। तो आपको पता होना चाहिए, जो चेयरमैन के कुर्सी पर आने के 3 महीने के भीतर मैंने सरकारी स्कूलों पर अनुपस्थित मास्टरों के खिलाफ उपस्थिति के लिए कार्रवाई किया और 17 में 13 मास्टर को अनुपस्थित पाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई किया। 5 में 3 अनुपस्थित थे, 7 में 4 अनुपस्थित थे। ये सरकारी रिकॉर्ड है, मेरे मुंह पर बोलने की जरूरत नहीं है। बीओ के ऑफिस में जाके आप देख लीजिए, जो मैंने हाजिरी काट के उनका सर्विस ब्रेक के लिए भी अनुशंसा किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल लेते हैं पीछे से। क्या नाम होगा? मोहम्मद मुन्ना अंसारी। सवाल किससे और क्या है? सवाल हमारे भाजपा के प्रतिनिधि जो हैं एनडीए के, उनसे सवाल है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से माई बहन को गाली दिया गया। तो जितना मेरे जानकारी में है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी संस्कार से जुड़े हुए लोग हैं और जो कार्यकर्ता गाली दिए थे वो कार्यकर्ता भाजपा और एनडीए में शामिल थे। तो ये बात कैसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि मतलब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गाली दिए हैं? बस मेरा ये सवाल। चलिए शिशिर कुमार दास जी हमारे बीच में, सर इनका जवाब दे सर आप। माननीय सदस्य, मैं आपको याद दिला दूं, और आपने मेरी बातों पर खासकर ध्यान नहीं दिया। मैंने ये कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से गाली दिया गया। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव ने गाली दिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा कोई गलत काम करता है, अपराध करता है, किडनैप करता है
और आप उस पर चुपचाप रहते हैं, आप उस पर खामोश रहते हैं, और जब प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है आपके बच्चे पर, आप फिर भी खामोश रहते हैं। उतना ही नहीं, जब आपको आपके बातों, आपके कर्मों की भर्त्सना की जाती है, कंडेम किया जाता है पूरे देश में, तब भी आप चुपचाप रहते हैं, तो आप बराबर के दोषी हैं और बराबर के अपराधी हैं आप, जिसके चलते पूरे बिहार में, पूरे देश में कई सैकड़ों केस हुए, लेकिन अब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बारे में या उनके तरफ से किसी तरह का माफीनामा नहीं आया। वो भी जानते हैं, उनकी बहन ने कंडेम किया, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की बहन ने कंडेम किया, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुपचाप रहे। इसका क्या मतलब है? आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। एक ठाकुरगंज का एक मुकदमा, जिसमें कि एक लड़के ने एक नाबालिग लड़की से अपराध किया, सेक्सुअल अपराध किया। पुलिस ने क्या किया? उस पर मुकदमा किया, उसके पिता पर मुकदमा किया, उसके चाचा पर मुकदमा किया। क्यों किया? इसलिए किया कि वो तो किया ही लड़का, उसकी जानकारी उसके गार्जियन को थी, उसके अभिभावक को था, लेकिन वे लोग इतना शांत रहे और पुलिस के, प्रशासन के कहने के बावजूद भी वो उस लड़के को न ही कोर्ट में हाजिर किया और न ही पुलिस के सामने प्रस्तुत किया, और उसके बचाव में उन्होंने कोर्ट में भी पहुंचा। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है ये बात कि आप जब कोई अपराध करते हैं और आपके श्रेणी में हम यहां बोलते हैं, जब मेरे साथ 5 आदमी हम एक ही बात बोलते हैं और हम गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन ये चारों अगर मेरे सपोर्ट में हैं तो ये लोग भी अपराधी हैं। इसलिए महाशय, मैं आपको बता दूं कि मां बहन की बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तो वो तो छोड़ दिया, वहां पर कोई भी दुर्घटना घटना हो सकती थी। मैं राने भी गया था जहां पर कि वो विधानसभा है, मैं वहां भी पूछा, लेकिन अब तक जो है वो कोई माफीनामा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं और परम आदरणीय हैं। हम उनको अपने दिल से रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस देश के हम निवासी हैं। लेकिन अगर उनको किसी ने गाली दिया है तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एजेंडा नहीं होना चाहिए और एजेंडे के तहत राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले सोनिया गांधी महोदय को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा गया। क्या यह गाली नहीं था? क्या इससे हमारी मां का अपमान नहीं है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हमारी मां है तो राहुल गांधी की मां माननीय सोनिया गांधी भी हमारी मां है। इस देश की हर मां का रिस्पेक्ट बराबर होना चाहिए। सर, दो मिनट सिर्फ लूंगा। बोलिए बोलिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पार्टी के अलावा सर बहुत सम्मानीय हैं और हम लोग के अभिभावक हैं, हम लोग इज्जत करते हैं सर की। सर ने कहा कि तेजस्वी जी और राहुल जी ने माफी नहीं मांगा। किसी को भी मां बहन की गाली देना मैं मानता हूं कि गलत है, चाहे वो किसी की भी मां है। मां होती है, मां के पैरों के नीचे जन्नत होती है, ठीक है। राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने ये गाली दिया है और आप पहले इसको साबित करें। दूसरी बात, तेजस्वी जी ने कहा ये बात, तब आप देखे नहीं है सर और देख के शायद अनजान बन रहे हैं कि किसी की भी मां को गाली देना गलत है, लेकिन वो मेरे एक भाई ने कहा कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे इससे पहले। क्या देश का हिस्सा मणिपुर नहीं है जहां मां बहने आज निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है एक समुदाय की तरह? उस टाइम प्रधानमंत्री जी का आंसू कहां गया? मैं पूछना चाहता हूं एनडीए के साथियों से, कहां है एनडीए की? उस टाइम दिल नहीं फटा? प्रधानमंत्री जी की मां प्रधानमंत्री और दूसरे की मां बेटी दूसरे की मां बेटी नहीं, तो सबकी मां बेटी का सम्मान एक बराबर है। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, यहां जनता मालिक होती है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पे आते हैं अब हम लोग। सवाल, नाम क्या है और सवाल क्या है? मोहम्मद मुकीम। नाम और सवाल। सॉरी, सवाल ये है कि हमारे यहाँ विधायक जो हैं, उधर कैमरे पे, हाँ, विधायक जी जो है कांग्रेस के हैं, यहाँ से वोट ले लेते हैं और 2017 में जो ब्रिज गिरा है यहाँ मजिया में, अभी तक निर्माण उसका नहीं हुआ, नहीं बना गया। लोग कितना मुश्किल से जाता आता है, ये हम लोग भी जाते कभी आते हैं, हम लोग में तकलीफ होती है। इसका सवाल यही है। मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है। हमारे भाई ने अभी कहा है कि 2017 की बाढ़ में ध्वस्त पुल का निर्माण अब तक नहीं हो सका है। हालांकि 2020 में हम लोग माननीय विधायक इजहार हुसैन साहब यहां से निर्वाचित हुए। मैं आपको बता दूं कि 5 बार उन्होंने सदन के पटल पर सवाल उठाया
और शून्यकाल पर भी लिख करके दिया, और मंत्री से, नगर विकास एवं आवास मंत्री से करीब करीब 10 मरतबा वो पर्सनली मिले हैं, और जिसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री समग्र क्षेत्र विकास योजना के तहत इस पुल में, जिसमें माननीय विधायक जी सदस्य के रूप में हैं, उन्होंने डीएम साहब के मौजूदगी में, उनके मौजूदगी में उन्होंने ये दबाव से लिखवाया कि मजिया का पुल सबसे पहले होना चाहिए प्राथमिकता के तौर पर, और जुलजुली का सड़क, और आज ये बनने जा रहा है। हमारे जदयू के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सीनियर इंद्रदेव पासवान जी, इन्होंने भी अभी ये कहा कि चुनाव से, म्युनिसिपल चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ। योजनाएं बनने में सर समय लगता है, प्रयास किया जाता है, लगातार सरकार के कान में बात नहीं जाती है, 10 बार बोला जाता है, तब बात लेट तक पहुंचती है, और उसके बाद ये काम होता है। मैं आपको बता दूं, आज ये भाई ने सवाल रखा कि बिहार में, हमारे किशनगंज और सीमांचल में, यहां पर बेरोजगारी यहां का मसला है, लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन पंजाब, दिल्ली, बनारस और हैदराबाद में मजदूरी करने पर विवश हैं। क्या इसके लिए यहां की सरकार जिम्मेदार नहीं है? 20 सालों से ये क्या कर रही है सरकार? हमने 2020 के बाद 7 बार मुख्यमंत्री से ये मांगा, उद्योग मंत्रालय से, कि किशनगंज में उद्योग का कारखाना खोला जाए। हमने मांगा टी प्रोसेसिंग प्लांट, चमड़ा प्रोसेसिंग प्लांट, हमने मखाना प्रोसेसिंग प्लांट, जूट प्रोसेसिंग प्लांट, लेकिन हर बार सुना जाता है, कुछ किया नहीं जाता। ये बिहार सरकार और ऊपर हमारे एनडीए की सरकार, ये जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है सीमांचल के साथ, और इसी सौतेला व्यवहार का जवाब आने वाले चुनाव में हम देंगे, और इस सरकार को यहां से उठाकर भगाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल और नाम और किससे सवाल है? सर, संजय पासवान नाम है मेरा, किशनगंज के नागरिक हैं, और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सवाल है। आप अभी बोल रहे हैं कि अभी फैक्ट्री या ये नहीं बन रहा है, 70 साल आपका राज था, आपने कितनी फैक्ट्रियां बना दी? और ये मजिया पुल की बात बता रहे हैं, मजिया पुल 2017 में जो टूटा था, और इतना बार यहाँ सांसद और एमएलए साहब को बोला जा रहा था, मगर वो पुल नहीं बना। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जदयू के, जो अभी हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनकी पहल पर ये अभी पुल बना है, और मंत्री जी आए थे जमा खान साहब, और उनके पहल पर ये अभी काम बनने जा रहा है, और 6-7 करोड़ का भी ब्रिज बनने जा रहा है, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। और रह गया क्या, यहाँ आप अभी जिस रोड से आप लोग आए हैं, पहले यहाँ से पूर्णिया जाना पड़ता था, तो यहाँ से सुबह अगर आप 6 बजे चलते हैं तो 12 बजे आप पूर्णिया पहुँचते थे। अभी एक ऐसा एनडीए की सरकार में ऐसा रोड और ऐसा पुल बन गया है कि आप वहाँ से 2 घंटे में आप पूर्णिया पहुँच सकते हैं, 6 घंटे में आप पटना पहुँच सकते हैं। आपने 70 साल में क्यों किया? आप चलिए, कांग्रेस के लिए सवाल आपने अच्छा सवाल किया। आपने सवाल ये किया कि 70 साल में आपने क्या किया? हमने 11 साल में सब कुछ कर दिया। आपका यही सवाल है। हवाई अड्डा आप बना दिए थे, आईआईटी आपने बना दिया था, एम्स आपने बना दिए थे, और तमाम देश में जितना रोड, सड़क, पुल, पुलिया सब तो 11 साल में ही बना है। हमारे समय में ही जो बना था, आपने इन 11 सालों में उनको बेचने का काम किया है। हमने जो 70 सालों में किया था, आपने उसको बेचने का काम किया है। हमारे खोले हुए विद्यालय और कॉलेजों में पढ़कर आप उसका विरोध करने के लिए यहां आए हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने एक भी कॉलेज नहीं खुलवाया, आपने एक भी विद्यालय नहीं खुलवाया। हमारा खोला हुआ सारा व्यवस्था आपने उसको अपना एक रूप देने का काम किया है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। आपने ये कहा कि 2017 का ब्रिज अब तक नहीं बना, प्रोटोकॉल की बात है। हमारे चेयरमैन साहब यहां मौजूद हैं, और हमारी कोई जाति दुश्मनी यहां नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारा तराना है इस देश का। और किशनगंज सीमांचल की सरजमीन में हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारे सर ने पहले अपनी तकरीर में कहा कि हम सब एक हैं। यहां कोई राजनीतिक मंडी यहां नहीं बैठी है, एक ऐसा चौपाल है जहां हम अपनी बातों को चर्चा में लाते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ और क्या होगा। हम लोग इस मंशे को लेकर के बैठे हैं। तो यहां पर हम लोग ऐसी राजनीति नहीं करते, तुच्छ राजनीति। यहां पे हम सब एक हैं। यहां गठबंधन के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक होकर के गठबंधन का साथ देते हैं। और अगर आपने कहा कि यहां 25 साल से भाई एनडीए का यहां पे नहीं बना, क्यों नहीं बना? इसीलिए नहीं बना क्योंकि एनडीए की नीति खराब है, और वो नीति, जिस नीति को सीमांचल बर्दाश्त नहीं करती, किशनगंज विधानसभा बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हमारा संविधान हमें यह सबक देता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, आई द पीपुल ऑफ इंडिया नहीं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic
जस्टिस, इक्विलिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये हमें क्या सबक देता है? और आज ये राहुल गांधी की लड़ाई, ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है। अगर इस देश का सच्चा कोई राजकुमार है तो आप बता दीजिए कौन है? इस देश का राजकुमार राहुल गांधी है। लेकिन आज गलियों में, सड़कों में, पुलों में रिक्शा चालकों के साथ, लेबरों के साथ, खेतों में अगर कोई काम करता हुआ अपने मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किसी ने किया है तो वो हमारा भाई राहुल गांधी है। और इस देश को राहुल गांधी की जरूरत है। और 2029 में केंद्र की सरकार राहुल गांधी की होगी, गठबंधन की होगी। और 2025 में बिहार में गठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी और राहुल की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सवाल है बताइए? हमारा सवाल है एनडीए से, भाजपा और जदयू से। तो हमारे बड़े भाई वकील साहब है जो हमारे गार्जियन है, और हमारे चेयरमैन साहब बड़े भाई गार्जियन स्वरूप है। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि किशनगंज में जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, बड़े भाई दिलीप जायसवाल जी, यहाँ उनका अस्पताल बहुत बड़ा है। तो यहाँ हम लोग कई सालों से, और उसमें इसाक भाई हमारे खड़े हैं वहाँ, जब वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहा करते थे तो यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें हमारा मित्र मुस्तकीम भी है यहाँ बैठा। यह एमयू का बहुत बड़ा मुद्दा है। उनसे सवाल पूछा जाए कि जो हमारे सांसद 62 आदमी सांसद का साइन करा के लोकसभा पार्लियामेंट में मोदी जी और मंत्री के सामने सवाल पूछते हैं तो उन जवाब तो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं आप एमयू हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा। एमयू सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, एमयू हर जाति के लिए है। तो एमयू तो क्यों नहीं हो रहा है? आप सरकार में है, भाजपा और एनडीए दोनों जो सरकार है, नीतीश कुमार दोनों कान में तेल लेके सोए हुए हैं। थोड़ा जवाब पूछिए ना कि एमयू कब तक होगा, पूछ लीजिए सवाल। चलिए चेयरमैन साहब आप जवाब दें, हम चाहेंगे इसका जवाब आप दें। देखिए, इस एनडीए सरकार में, इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन के रहते हैं भाई भाई। और एनडीए के सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में आज तक बिहार में एक भी जातीय दंगा नहीं हुआ है। ये आपको समझ लेना चाहिए। और आपके सवाल पर जवाब आ रहा हूं, आपके सवाल का जवाब आ रहा हूं। आपने एएमयू के लिए क्या किया? आप सिर्फ एएमयू को इशू बना कर रखना चाहते हैं। एएमयू बनाने के लिए किसी ने मना नहीं किया। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और जो राशि हमारे सरकार ने आपको दिया है उसको आप सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते हैं? एएमयू के लिए जो एनडीए सरकार ने जो राशि दिया है उस राशि को उजागर करिए, उसको क्रेडिट लेने का कोशिश मत करिए, तगमा लगाकर के मत दिखाइए जो हम एएमयू के लिए लड़ना जानते हैं। आपकी नियत एएमयू को बनाने की नहीं है। एएमयू अगर बनाना चाहते हैं, कोई भी इदारा कभी बंद नहीं हो सकता, उसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन नारा लगाने वाले सिर्फ नारा लगाते हैं, वो बनाना नहीं चाहते, उसके बनाने की नियत नहीं है। माननीय एंकर महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे भी एक शब्द बोलने का मौका दिया जाए। ठीक है, शॉर्ट में सर, बोल दीजिए एक बार। चिंटू भाई, मैं आपके साथ साथ यहाँ जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं और जो खड़े हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं कि एएमयू के लिए हमने भी लड़ा है। मेरे जिला अधिवक्ता संघ के उस वक्त तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मल लाल प्रसाद जी के साथ अहसन रजा साहब अधिवक्ता भी वर्तमान हैं, उनके साथ नसीमुद्दीन साहब, उनके साथ और भी कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ हमने रोड पर असरारुल हक साहब तत्कालीन सांसद महोदय, उन लोगों के साथ हम लोगों ने रोड पर अपना एजिटेशन किया था, धरना प्रदर्शन दिया था। एक मिनट सुन लिया, सवाल पर सवाल नहीं, सवाल पर सवाल पर देखिए, जनता का काम है, अगर सवाल करते हैं तो उनका जवाब सुने पहले। सवाल पर सवाल नहीं, सवाल पर जवाब। दूसरी बात, जब उस पर मुकदमा हुआ तो हम लोगों पर भी हुआ मुकदमा कि साहब आपने रास्ता क्यों रोका। हमने एसपी को वर्तमान तत्कालीन एसपी, एक मिनट, सवाल पर सवाल नहीं, आपको देखिए, आप अगर कहते हैं माइक पर तो यह सार्वजनिक होता है और सबों को जानकारी होती है कि हम लोगों ने एमयू के लिए कुछ नहीं किया। अगर किशनगंज में एमयू बनता है तो वो हमारा इंस्टीट्यूशन है, किशनगंज का इंस्टीट्यूशन है, वो किसी और जगह का नहीं है। अब रहा सवाल आपका, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप ध्यान से सुने। दूसरी बात, मैंने उस वक्त तत्कालीन एसपी और डीएम को कहा कि उन्होंने कहा कि साहब ये तो एएमयू है। हम बोले सर इंस्टीट्यूशन है, किसी व्यक्तिगत जाति का ये कांग्रेस ये इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमारा मारवाड़ी कॉलेज है, उसमें सभी समुदाय के लड़के पढ़ते हैं,
समूह समुदाय के बहने पढ़ते हैं। हमारा मारवाड़ ये गर्ल्स कॉलेज है, वहां भी समूह समुदाय के पढ़ते हैं। रहा सवाल के एएमयू का, एएमयू के लिए वहां पर जो जमीन का रिक्वायर किया गया था, एक्वायर था, उसमें बहुत सारी ऐसी जमीनें थी, मैं आपको जानकारी दे दूं, बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जो पहले से ही सेटल था, बंदोबस्ती की गई थी आदिवासियों के नाम से। उन आदिवासियों के नाम से वहां से हटाकर, रिजेक्ट करवाकर, उन लोगों को दूसरी जगह बैठाकर तब आपको एएमयू की जमीन और भी मुहैया कराई गई है, और भी उसमें जो है प्रोसेस बाकी है। ये इस चीज की जानकारी आप लीजिए और सही बातों के एक मिनट सुन लीजिए, सही बातों की जानकारी आप पब्लिक को दीजिए। आप एएमयू के नाम पर आप पब्लिक को दिग्भ्रमित ना करें, मेरा यह कहना है। दूसरी बात सुनिए, तीसरी बात थोड़ा जल्दी करें सर। नहीं, सवाल यह कि लोग जान गए कि भाई एएमयू के लिए हमने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने क्या किया, किशनगंज जनता ने क्या किया? एएमयू को सिर्फ आप सिंबॉलिक मत बनाइए कि यह सामुदायिक है, यह किशनगंज वासियों का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख है, ईसाई है, सबका है। इसलिए आप, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि जब एएमयू का एजिटेशन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग उसमें शामिल थे? मुझे एक बताइए। मैं खुद था, मेरा भी नाम केस में था। आप गलत बोल रहे हैं, मैं खुद था। आपके पास अगर वीडियो होगा, उस वक्त फोटोग्राफ होगा, असरारुल हक साहब के साथ जो मेरा फोटोग्राफ है उसको निकाल के देख लीजिए आप। चलिए, जब मैं आपके बात को मैं नहीं टोका, मैं पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आज तक का एएमयू के लिए कौन सा योगदान है, मुझे ये बताइए। आप ये एक मिनट, अभी पहले मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आप पहले ये बताइए। एक मेरा भी, आज आपके सत्ता के 2009 और 2014 में यहां एएमयू का शिलान्यास हुआ। 2014 से लेकर के 2025 होने जा रहा है, 11 साल आप सत्ता में हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एएमयू के लिए आज तक आपकी केंद्र की सत्ता की सरकार इस मुद्दे पे किसी भी पहल पे आप कुछ भी पहल किए हो, आप ये बताइए। दूसरी चीज, एक मिनट पहले आइए। एएमयू में जब यहां शुरू हुआ था, इसमें 4 से 5 क्लास तरह की स्टडी शुरू की गई थी। आज एएमयू में सभी ब्रांचें बंद हो गई, सभी, सिर्फ एक ब्रांच सिर्फ किसी तरह से चल रहा है, उसमें 40-50 बच्चे हैं, यहां तक कि उनके टीचरों का वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दोगली पॉलिसी है। भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी से अगर हिंदू, अगर मुसलमान शब्द को हटा दिया जाए, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश शब्द को हटा दिया जाए, अगर मंदिर और मस्जिद शब्द को हटा दिया जाए, तो बीजेपी का चैप्टर ही क्लोज है। और एक बात मैं बता बस कि फरहान आलम जी जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। माइक डाउन एएमयू में अगर एएमयू अगर एक सवाल हमारा भी, एएमयू पर मैं 1 मिनट के लिए बोलना चाहूंगा। मैं 30 सेकंड इस तरीके से 30 सेकंड मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोले मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री 15 तारीख को आ रहे हैं। 1 मिनट भाई, माननीय 15 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं। सर, केंद्र में आपकी राज है, राज्य में आपकी, बिहार में आप, दोनों जगह आपकी सत्ता है। आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष किशनगंज के हैं। प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, सिर्फ उनके मुंह से बोलवा दीजिए कि एएमयू कब होगा, मैं मान जाऊंगा, दुकानदारी बंद हो जाएगी उनकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पे आते हैं, अब सवाल का दौर है, सवाल ज्यादा से ज्यादा सवाल हो। मैं इसके बारे में ये कहूंगा, माननीय मेरे एंकर साहब, जो सवाल 2 आए हैं मेरे दोस्तों की तरफ से, मैं थोड़ा सा 2 लाइन में जवाब दे दूं। सर, मैं ये चाह रहा हूं कि सिर्फ 2 लाइन में आप जनता से सवाल हमें ज्यादा लेना होगा, क्योंकि हम जनता ये भी जनता ही है, हम लोग भी जनता जनता ही है, यहाँ के हम लोग भी जनता ही है। एक जनता, 2 जनता। आपको बार-बार मौका मिलेगा जनता से मिलने का, लेकिन प्रभात खबर प्लीज कभी तीसरा लाइन नहीं बोलूंगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, मैं तीसरा लाइन नहीं बोलूंगा। इन्होंने एक बात कही कि सभी मंचें बंद हो गई हैं। अगर एएमयू बन रहा है, ये यहां से नहीं उजरा है, तो ये एनडीए का कमाल है, और एमयू बनेगा तो एनडीए के मंच से ही बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात ये कहूंगा, सर, 30 सेकंड दिया जाए, 30 सेकंड दिया जाए। इन्होंने अभी ये कहा है कि एनडीए की सरकार से ही एएमयू की शाखा बनेगी,
11 साल से शिक्षा विभाग का बिहार सरकार से लेकर के दिल्ली की सरकार तक कोई भी ऐसा पदाधिकारी, कोई भी ऐसा मंत्रिमंडल, कोई भी ऐसा सचिवालय नहीं है जहां पर किशनगंज के प्रतिनिधियों के द्वारा एएमयू की शाखा खुलवाने का पत्र ना लिखा गया हो, जहां पर हमारे सांसद खुद से खड़ा होकर के इसकी मांग न किया हो, सदन के पटल पर पार्लियामेंट में गरज करके इसकी मांग न किया हो। लेकिन इनकी बोली, इनकी करनी और कथनी में फर्क है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमें दिखता कहीं नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इस देश में जिस हिसाब से ये चल रहा है, एएमयू के बाद पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होकर के अगर ये कोई दूसरा यूनिवर्सिटी होता तो अब तक ये खुल गया होता, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका नाम है और इसलिए नहीं खुल रहा है। मैं कहूंगा सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर तो कभी मस्जिद दिखाते हैं, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है और कुछ नहीं। इसलिए मेरे भाई, अगर ये सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो आगामी जिस तारीख को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ये उस मंच से खुला ये कह दे, ऐलान कर दे, सीमांचल का समस्त लोग उनके झोली में वोट देगा। और नहीं तो ऐसे झूठे वादे, ये झूठे कथन बंद करें, सबका साथ सबका विकास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सवाल क्या है और किससे है? सवाल मेरा एनडीए से है। नाम क्या होगा पहले? नाम मोहम्मद ताहिर हुआ। सवाल ये है कि एनडीए के आदमी रोजाना बोल रहे कांग्रेस को कि 70 साल से क्या किए, और हम एनडीए से पूछना चाहते हैं 11 साल में आके उसने क्या किए। उसने आके ये करने लगे कि मुसलमान है, इसे मारना है, ये मुसलमान से आखिर ये भाजपा को क्यों इतना नफरत है? ये मुसलमान से इतना नफरत क्यों है? अगर कहीं अकेला अगर कोई मुसलमान अगर निकल जाता है या यूपी के अंदर या किसी स्टेट के अंदर, वो अपने आप को खुद को फिक्र करना चाहता है कि वो हम मुसलमान है, मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा। आज कुछ भी होता तो पहले बोलता है कि मुसलमान से बच के रहना। योगी जी ने बोले कि मोदी के ये मुख्यमंत्री है, वो बोले हम एक है तो सेफ है, क्या हम मुसलमान एक नहीं है? ये सब सवाल नहीं मतलब। चलिए इंद्रदेव पासवान जी, इनका जवाब दीजिए। इनका कहना है मुस्लिम समाज से आखिर क्यों दिक्कत है? आप जितनी बातें बोल रहे हैं, इन बातों का कहीं कोई प्रमाण हिंदुस्तान के पैमाने पर नहीं है। आप मन में भ्रम पाले हुए हैं जब हिंदू मुसलमान हो रहा है। आपको बता देना चाहते हैं 20 साल में एनडीए की सरकार में, आप बता दीजिए जो एक भी दंगा हुआ है मुसलमान के साथ? कहीं बिहार में दंगा हुआ है? और आपको बता देना चाहते हैं जो ये राजद कांग्रेस की सरकार ने 1989 में भागलपुर में जो दंगा किया था, उसमें कौन लोग असामी थे, किस पार्टी के लोग असामी थे, और उस केस को जो पेंडिंग केस था उसको खोल करके नीतीश कुमार की सरकार ने भागलपुर के दंगाई को सजा दिलाने का काम ये नीतीश सरकार में हुआ है, ये पुरानी सरकार में। और मुसलमान के वोट से ही नीतीश की सरकार बनी है और नीतीश सरकार मुसलमान के प्रति वफादार है, इसलिए 20 साल में एक भी मुसलमान के साथ दंगा नहीं हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा हमारे चेयरमैन साहब बिहार के परिषद किशनगंज के चेयरमैन बने हैं। सवाल होगा सिर्फ वही, समय बहुत कम होता है, मंच से कंट्रोवर्सी नहीं होगी। प्लीज 1 मिनट। अब नहीं, सिर्फ सवाल पे आइए। सवाल क्या है, किससे है? मेरा सवाल है माननीय चेयरमैन साहब से। मेरा नाम अमजद आलम, मैं किशनगंज चूड़ी पट्टी से हूँ। मेरा सवाल है कि किशनगंज जिला का जो लाइफ लाइन है रमजान नदी, जो हार्ट ऑफ द किशनगंज है, उसको लेकर बार बार काम का मतलब सिर्फ चर्चा होता है, काम कुछ नहीं होता है, तो उस विषय में सर क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी के 78 सालों में मैं तो कहा हूँ किशनगंज के कोई भी प्रतिनिधि रमजान के प्रति ईमानदार नहीं थे तो रमजान सफाई हो गई होती। लेकिन मैं अपने चुनावी वादे में आके भाषण या दीजिए, ये बात करने दीजिए, अगर आए हो तो डिबेट करने दीजिए, जवाब दीजिए। माइक दीजिए, डिबेट करने दीजिए, माइक दीजिए, कितना पढ़ा लिखा है इसको डिबेट सुनते हैं, दीजिए माइक, डिबेट सुनेंगे। चलिए शांति बना कोई भी प्रतिनिधि रमजान के प्रति ईमानदार नहीं था, नहीं तो रमजान नदी जो हमारी पहचान थी हिंदुस्तान के पैमाने पर, रमजान शब्द जो कुरान से बना है, एक ही नदी है जिसको हमको सम्मान करना चाहिए, और कोई भी प्रतिनिधि सम्मान नहीं किया। और 2014 में इंद्रदेव पासवान जो अपने वादे में
कायम करते हुए रमजान घाट पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्मगुरुओं के साथ छोटे से संसाधन से पूजा करके रमजान सफाई का शुरुआत किया। और इसी की वजह से फरवरी 2025 में नीतीश कुमार की सरकार ने किशनगंज आकर के 10 करोड़ रुपए का योजना सैंक्शन किया और वो योजना के आधार पर टेंडर हुआ और रमजान सफाई शुरुआत हो गई। ये आप तमाम लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया, जो आपका बेटा किशनगंज के गरीबों के वोट से, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के वोट से जीता था, रमजान को सफाई का काम शुरू करा दिया है। ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सवाल नाम कैसर रजा है। हमने बोले किशनगंज में जूट मिल जो था वो कहाँ गया? जब जूट मिल का उद्घाटन किया था, अब जूट मिल है ये नहीं है, जो किसान को दिक्कत है। वो झूठ मिल था। चलिए, जमीन कहाँ, जूट मिल कहाँ? जिसका सन्यासी हुआ था उसका कहाँ कहानी खत्म? कौन जवाब दे? आप क्या चाहते हैं, किससे जवाब लेना चाहते हैं? चलिए एनडीए से जवाब मांगते हैं। एनडीए इसका जवाब दे कि जूट मिल यहाँ हुआ करता था, वो कहाँ चला गया? जूट का मिल यहाँ कांग्रेस की सरकार में बंद हुआ और राजद की सरकार में बंद हुआ। ये हमारी सरकार में बंद नहीं हुआ, लेकिन जूट का भी उत्पादन नहीं है तो हम मिल खुलवा के क्या करेंगे? और आपको फैक्ट्रियों के बारे में बता देते हैं। एनडीए सरकार के शासनकाल में 1000 करोड़ रुपए से मक्का का फैक्ट्री गलगलिया में रीगल फैक्ट्री चल रहा है, जाके देख लीजिए। और हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट बिस्कुट के फैक्ट्री गलगलिया में खुल गई है। ये एनडीए सरकार का दिन है, जो फैक्ट्रियां किशनगंज जिले में खुल रही है और आगे भी खुलती रहेगी। आप देखते जाइए, अभी तो शुरुआत हुआ है। उस फैक्ट्रियों में स्थानीय लोग कितना काम कर रहे हैं, तब तो पलायन नहीं होना चाहिए ना। फिर पलायन क्यों हो रहा है? पहले इसका जवाब दीजिए। जूट मिल कहां है, उसका सटीक जवाब दीजिए। रमजान नदी का भूमि पूजन हुआ, आपने कहा कि मैं उस पे घाट बनाऊंगा, वो कहां है? आज रमजान नदी भूमाफियों के हाथ में है। इस पे खुलासा कीजिए, आप इस पे बात रखिए। घाट बनाने की डीपीआर 10 करोड़ की योजना में बनी है, काम शुरुआत हुई है। आप प्रतीक्षा करिए और पावर का चश्मा आप लोग खरीद करके उसको देखने का कोशिश करिएगा। जूट मिल का आप हमारे एनडीए के साथी, आप नोट कीजिएगा सर, 78 साल बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन 15 साल से सत्ता में हैं, उसकी जिक्र नहीं करते हैं। वो राजद नहीं है, सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप 15 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं, तो 78 साल को काहे गिना रहे हैं? पहले आप 15 साल का कार्यकाल गिनाइए ना, उसके बाद हम 15 सालों में आपको बता देना चाहता हूं, जो किशनगंज में करोड़ों रुपए के लागत से डेरा मारी की धरती पर जो किशनगंज में है, माइनॉरिटी के लोगों के लिए स्कूल और विद्यालय बनाया गया है। उसमें शिक्षक कितने हैं, हमारे चालू है कि नहीं है? हमारे सरकार ने 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री आए थे और यही स्थानीय पत्रकार लोगों का कब्रिस्तान के घेराबंदी बनाने का जदयू की सरकार में किया है। शिक्षा को याद रखना चाहिए, जो नीतीश सरकार ने जिंदा ही नहीं, हमारे मुर्दापुर खत जो थे उसके कब्रिस्तान के बेहुरमती नहीं हो। 900 कब्रिस्तान के घेराबंदी का काम नीतीश सरकार ने बिहार के पैमाने पर किया है, इसलिए इनको एहतराम करिए। चलिए, अब मैं एक एक करके आप सभी को 2-2 मिनट का फिर से टाइम दूंगा। और सबसे पहले मैं हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं सबसे पहले राजद के फरहान आलम जी हैं। सर, अगर आपके पार्टी को यहां से विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है जी, तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? जनता को बताइए। आज देखिए, विजन एकदम साफ है। राजस्थान में अगर तेजस्वी नेतृत्व में सरकार बनती है इस बार बिहार में, तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगी, 2500 रुपया मां बहन मान योजना, उसके बाद स्वास्थ्य में, उसके बाद रोजगार, पलायन कम होगा। हमारे नेता ने 5 करोड़ रोजगार देने का मेला लगा के काम किया था। उनका कहना है कि पहली सरकार में, पहली कैबिनेट की पहली कलम से 10 लाख रोजगार हम बांटने का काम करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र में जो स्थानीय मुद्दा जो निकल के आ रही है, वो सारे मुद्दों पे बहुत ही अच्छी से और धरातल में काम होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उस वक्त भी बोला था, मैं फिर रिपीट करता हूं कि हमारी जो मंशा है,
हमारी जो सोच है वो तेजस्वी सरकार पहले बनाने की है कि तेजस्वी यादव की नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। और बहुत सारी ऐसे बहरूपियाएं घूम रही हैं जो अकलियत का वोट इधर से उधर करती हैं, आजकल बहुत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, राजद उस पर जवाब देगी। दूसरी बात है कि इस बार बिहार की जनता कहीं जाने वाली नहीं है, न कहीं बटने वाली है। जितना बटना था वो बट के देख चुकी है और तेजस्वी यादव जी के साथ इस बार पूरे बिहार की जनता है। मैं बता दूं कि 16 तारीख से उनका बिहार अधिकार यात्रा चालू होने वाला है जो 20 तारीख तक चलेगी। और अगर मैं अकलियत के जानिब से, किशनगंज ये माइनॉरिटी का इलाका है, अगर मौका मिले गठबंधन से तो मैं राष्ट्रीय जनता दल से एक युवा चेहरा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं जनाब दानिश इकबाल साहब के लिए टिकट की मांग करता हूं। मुझे आप देख सकते हैं कि उनका क्रेजनेस है यहाँ पे, लोग चाहते हैं कि युवा आए आगे बढ़ के। बाकी पार्टी जो भी आला कमान जिसको बना के भेजेगी, हम उसके नेतृत्व में हम उसके साथ चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में भाजपा नेता भी हैं, शिशिर कुमार दास जी। और सर, मैं आपसे कहूंगा, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो आपके कौन से वो 5 काम होंगे जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से करना चाहेंगे? सर शॉर्ट में सर थोड़ा सा बातों को रखेंगे। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थोड़े समझ से बाहर हो जाती हैं। हमारे दोस्तों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कई भिन्न भिन्न लोगों ने अपने अपने बारे में अपने कैंडिडेचर का प्रस्तावना लेकर पब्लिक के पास जा रही हैं। तो उनको मैं बता दूं और उनका दिमाग में साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जा रही है। एनडीए के तरफ से, अब हम लोग एनडीए के 5 घटक दल हैं, उनके तरफ से ही लोग जा रहे हैं। और जिनको टिकट मिल जाए, ये जान लीजिए बात, जैसे हमारे दोस्तों ने किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में क्लेम किया, दावा किया, ओपन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बहुत अनुशासित है। वो जिनको भी टिकट दे दे, एनडीए के तरफ से लोग, हमारे भाइयों, उन्हीं को वोट देना है, नाम नहीं, किसी को भी दे दे। ये नहीं कि हाँ सिरसिरदा को मिले, फलाने को मिले, फलाने को मिले, ये नहीं। नंबर 2, अब रहा सवाल कि 2 मिनट का समय मिला है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। सबसे पहले हम लोग यहां खड़े हैं किशनगंज के लिए, हम लोग जहां खड़े हैं वो जमीन एक ऐसी जगह पे है जो हार्ट ऑफ द टाउन है। ये शहर के बीचों बीच की जमीन है और ये डिफेंस की जमीन है। अगर हम लोग चाहेंगे तो डिफेंस से रिक्वेस्ट करके, सरकार से अनुरोध करके, ये तमाम जमीन डिफेंस के नाम से जो है वो हम लोग नगरपालिका को ट्रांसफर करवा के इस पर जो है हम लोग किशनगंज की जनता के लिए बहुत अच्छा एक प्रोटेक्टेड माहौल बना सकते हैं, एक बिल्डिंग बना सकते हैं और यहां पर बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन बन सकता है किशनगंज के लिए। नंबर 1 जो मैं करूंगा, अगर मैं आ जाऊं तो, अगर हमारी सरकार आ जाए तो। नंबर 2, जहां तक सवाल है मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज में अभी जब आप लोग जाएंगे तो 10 बजे से 12 बजे तक देखेंगे लंबा लंबा लाइन लगा रहता है। इसका यह मतलब हुआ कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ा हुआ है वो पॉपुलेशन के अनुसार एक मेडिकल कॉलेज सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अच्छी जगह देखकर एक दूसरा मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाए जिससे किशनगंज का और डेवलपमेंट हो, विकास हो। तीसरी बात आपका सवाल, आप रुकिए, आपको चलिए अभी सुनिए, इनको सुनिए। तीसरी बात, अभी तक हम आप लोगों के बीच में थे तब आप लोगों ने सवाल नहीं रखा। तीसरी बात, ठीक है, जहां तक शिक्षा का सवाल है तो हमारे एनडीए की सरकार ने प्रत्येक स्कूल में बिल्डिंग का डेवलपमेंट किया और उसके साथ साथ प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटराइज्ड सेक्शन का उन्होंने बहाल किया जो पूर्व के जमाने में नहीं था। तो आप इससे सोच सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में जब दो कंप्यूटर उसमें बना, आने वाले दिनों में 10 कंप्यूटर एक साथ बैठेगा प्रत्येक स्कूल में, यह हमारी कामना है। चौथी बात, करप्शन पर, मैं करप्शन पर बोलता हूं। प्रत्येक
प्रत्येक व्यक्ति वो शिशिर होगा, प्रत्येक व्यक्ति वो शिशिर होगा, समझे नजाकत भाई? प्रत्येक व्यक्ति वो शिशिर होगा जो करप्शन के खिलाफ लड़ेगा। और आप थाना में जाओ, बिना पैसे का आपका प्रथम इतला रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है। मेरी सरकार है, लेकिन मेरी सरकार है, लेकिन उसमें आप लोग जो है कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो कि आप लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो कि उसको बढ़ावा देते हैं। मैं अगर आऊं तो मैं बोलता हूं कि हर दिन कोई ना कोई अफसर बेऊर जेल जाने को तैयार रहे। 5 नंबर, हमारे बीच जो बातें आती हैं और आई हैं, उनसे लगता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ भाई मेरे ऐसे हैं, चाहे यहां हो, ठाकुरगंज हो, जहां भी हो, जो कि बददिमागी रूप के हैं और अपनी बातों से सामाजिक डिफरेंशिएशन पैदा करते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो इस तरह की बात ना बोलें। अगर बोलेंगे, अगर बोलते हैं, अगर बोलने की आदत रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो भविष्य में वो अपराध की श्रेणी में आवेंगे और उसको मैं तो नहीं, ऊपर वाले के सजा भुगतना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मोहम्मद हसीब साहब, आप ध्यान से सुन लीजिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं जाते जाते ये बोल दूं कि सबों से मेरी आग्रह यह है कि आप किसी ऐसे जुबानी बातों से दिग्भ्रमित ना होइएगा जिससे कि आपका विकास, आपका विश्वास रुके और बिहार का विकास रुक जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आना चाहूंगा AIM के बीच हमारे इसहाक आलम जी हैं। सर, आप भी 5 मुद्दों को संक्षिप्त में थोड़ा रखेंगे सर। अगर आपको मौका मिलेगा, यहां से आपकी जनता आपको चाहती है, तो कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे जो आप करेंगे विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, किशनगंज आज़ादी के 78 सालों बाद भी विस्थापित और पलायन पर मजबूर है और सबसे पहले मैं इस पे काम करना चाहूँगा। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ पे किशनगंज जिला मुख्यालय में कम से कम 20 डिग्री कॉलेज खुले, इसके लिए मेरी लड़ाई होगी। और चूंकि किशनगंज के अलावा अब बगल में पूर्णिया और अदर बिहार के डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे तो 15 से 20 डिग्री कॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं 78 साल के आज़ादी के बाद किशनगंज की धरती पे, किशनगंज जिला मुख्यालय में मात्र 1 डिग्री कॉलेज है। आप बताइए कि लाखों की आबादी में 1 डिग्री कॉलेज में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ये कहीं ना कहीं हमारे किशनगंज को आज जो है कहीं ना कहीं यहाँ पक्षपात करने की राजनीति कर रही है। दूसरा, यहाँ हमारा सबसे ज्यादा मुख्य मुद्दा है पलायन का। यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे हर घर से बच्चे, चूंकि हमारे यहाँ खेती ऐसी नहीं होती है। हमारे कई भाइयों ने बताया कि हम लोग पहले जूट उगाते थे, जूट मिल हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भी यहाँ पे शिलान्यास किया, हमारे बीजेपी के सैयद शाहनवाज साहब ने भी इसी लहरा चौक में शिलान्यास किया, लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा झूठ मिल साबित हुआ और आज हम लोगों ने जूट लगाना ही छोड़ दिया। तो अब हम लोगों को, यहाँ के बच्चों को, विस्थापितों को यहाँ रोकने के लिए यहाँ छोटे छोटे रोजगार हमें लगाने की जरूरत है। अगर हमारे विधायक बने और अगर हमारी सत्ता बिहार में अगर हमारे गठबंधन से सरकार बनी तो इंशाअल्लाह दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा काम होगा, यहाँ के बच्चों को जो दिल्ली पंजाब में काम करने के लिए मजबूर है उनको हम यहीं पे काम देने की कोशिश करेंगे। तीसरा मुद्दा हमारा हेल्थ सेक्टर का होगा। आज आजादी का 68 साल के बाद भी हमारे यहाँ कोई अच्छा हेल्थ सेक्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज, अरे भाई मेडिकल कॉलेज बनाने वाला कौन था? बताइए कौन था? ये कांग्रेस के लोग तो बोल ही नहीं पाए, उनके मुंह में आवाज ही नहीं था। ये कांग्रेस के लोग आके यहाँ विस्थापित किए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा उस कॉलेज को कब्जा कर लिया गया। और मैं बता देना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज में अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो वो आप पे एहसान कर रहा है, क्योंकि आप वहां पे मरीजों पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहां आप मरीजों की इलाज नहीं,
बिल के आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उसके इलाज के नाम पे, चूंकि अगर किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर पेशेंट नहीं जाता है तो वो मेडिकल कॉलेज डेड माना जाता है। संक्षिप्त में पांच मुद्दे संक्षिप्त में। हाँ, तीसरा हमारा मुद्दा है कि हम यहाँ पे एक बेहतरीन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर लाएंगे और उसके लिए लड़ाई लड़के हम यहाँ काम करेंगे। हमारे ओवैसी साहब का ये सपना है। चौथा जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है इलेक्ट्रिक, विद्युत का, इलेक्ट्रिक का मुद्दा। बगल में आप चल जाइए, वेस्ट बंगाल में हर समय बिजली रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के राज्य में आप बताइए यहाँ 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा बिजली रहता है। कैसे इंडस्ट्री लगेगी, कैसे काम होगा? आज पोठिया की धरती पर जाके देख लीजिए, 2 घंटा लाइन रहता है। जरा सा बारिश हुई कि लाइन गायब हो गया। 7-7 दिन तक पोठिया में लाइन नहीं रहता है। आज पोठिया में स्वास्थ्य, आप प्लीज बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए, मालूम है भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है, बैठ जाइए आप पोठिया के मैं बता देना चाहता हूँ, पोठिया का सदर हॉस्पिटल में बगल में सायोगड़ा पंचायत है, एक बच्चे को भी 4 दिन पहले सांप काट लिया। पोठिया हॉस्पिटल में लेके गया, वह सांप काटने का दवाई नहीं है। इस्लामपुर ले जाते वो बच्चा मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दिया। तो आपकी सरकार है, आप बताइए, आप जवाब दीजिए कि आपके हॉस्पिटल में क्यों नहीं दवाई है? किससे मैं पूछूं? मैं कांग्रेस से थोड़ी ना पूछूंगा, मैं आरजेडी से थोड़ी ना पूछूंगा, मैं तो आपसे पूछूंगा कि भाई आपके पास दवाई क्यों नहीं है? 5वां मुद्दा क्या है? इसी के साथ और 5वां जो हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है वो यहाँ के ग्रामीण सड़कों का मुद्दा है, जो चूंकि आज आप हमारे इंद्रदेव पासवान जी ने भी मुख्य मुद्दा उठाया है। ये मझिया और आपका ये जुलजुली, आप चले जाइए, आप खिरदो चले जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि नगर परिषद में रहते हैं। कल हम 100 रुपया टैक्स देते थे, आज वही मकान में हम 10,000 टैक्स देते हैं, होल्डिंग टैक्स। लेकिन हमारे यहाँ सड़क रोड नहीं है, हमारे यहाँ पुल नहीं है, हमारे यहाँ नाला नहीं है। किशनगंज शहर के ये क्षेत्रों को आप इग्नोर करके चलते हैं। मझिया के लोग और खिरदो के लोग और मजलिसपुर के लोग। इसलिए मेरा 5वां जो काम होगा, इस इलाके को जहां पे सड़क और नाला नहीं है, रोड नहीं है, उसके लिए काम करेंगे। और मैं बिहार सरकार से एक मांग करना चाहता हूं। मेरा 5 मुद्दा तो कंप्लीट हो गया। मैं बिहार सरकार से एक मांग करना चाहता हूं, चूंकि यहाँ बीजेपी के और हमारे नीतीश बाबू के भी है। मैं चाहता हूं कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज किशनगंज में बनने जा रहा है, मेरी यह मांग है कि ये खगड़ा मेला में उस मेडिकल कॉलेज को बनाया जाए। इससे हमारे पूरे किशनगंज के इलाके को लोगों का कल्याण होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि अधिवक्ता इरशाद जी हैं। सर, आप भी शॉर्ट में थोड़ा 5 शॉर्ट में मुझे कम से कम 5 मिनट दिया जाए सर। चलिए 4 मिनट देते हैं। 4 मिनट में अपनी बातों को सर कंप्लीट करें। मैं, आपका सवाल है कि अगर माननीय विधायक इजहारुल हुसैन साहब दोबारा इस पद पर आते हैं तो वो क्या करेंगे। 5 काम हमें गिनाना है। मैं एक शेर के साथ आपके समक्ष अपनी बातें रखूंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज किशनगंज की सरजमीन में आपने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति यहां पर प्रतिनिधित्व किया 5 साल, जो एक आम किसान का बेटा है, इजहारुल हुसैन। एक नॉर्मल परिवार का, जैसे हमारे भाई, जैसे हम हैं, जैसे आम परिवार का एक शख्स है, जिसको लोगों ने विश्वास किया, वोट दिया और सदन तक पहुंचा दिया। और आज ये नतीजा है कि उन्होंने पोठिया और किशनगंज के तमाम लोगों को एक ऐसे मोहब्बत की डोरी से बांध कर रखा है कि लोग उनको इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में दोबारा उनको बहुमत के साथ जिताएंगे और सदन में भेजने का काम करेंगे। आज राहुल गांधी का जो यात्रा हुआ, भारत जोड़ो यात्रा, प्लीज शांति बनाए। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, बोलने दिया जाए। राहुल गांधी का अधिकार यात्रा, न्याय यात्रा और मतदाता अधिकार यात्रा, इन यात्राओं ने देश को एक ऐसा पैगाम दिया है कि जागो भारतीयों, जागो। देखो, एक शहजादा गलियों में घूमकर उन भाइयों को जगा रहा है जिसको जो है गुमराही की तरफ धकेलने का काम ये एनडीए के सरकार ने 11 सालों तक किया है। और आज राहुल गांधी के कोई ये कहने वाला
कि राहुल गांधी पप्पू है। आज देखिए, आज गरीबों के, बहुजनों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के वो पापा बन चुके हैं, अब वो पप्पू नहीं रहे। मैं माननीय विधायक जी के निर्देशानुसार मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 2025 में इजहार हुसैन साहब को या कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पे जीत हुई तो हम लोग किशनगंज कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि बेरोजगारी के मद्देनजर हम लोग ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार के लिए यहां पे उद्योग खुलवाने का काम करेंगे। हमारा दूसरा पहलू यहां पे लॉ कॉलेज और बीएड कॉलेज खुलवाने का होगा। एएमयू की शाखा जो यहां पर पिछले 15 सालों से लंबित है, एएमयू के शाखा के खुलवाने के लिए राशि को निकालने का काम हम लोग करेंगे और एम्स की एक शाखा किशनगंज में, ताकि हमारे यहां पे दबे कुचले गरीब मजलूम और बेवासात हमारे भाइयों का अच्छा से अच्छा इलाज हो सके, इसके लिए एम्स की शाखा हम लोग खोलने पर अपना बल लगाएंगे। और आज जो ये सरकार है, ये एनडीए की सरकार, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो ब्यूरोक्रेट्स की हुकूमत यहां चलती है, ये अगर गठबंधन की सरकार आती है तो हम भ्रष्टाचार किशनगंज नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त सीमांचल नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे और पूरे देश को पैगाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच जदयू से नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान जी हैं। सर, संक्षिप्त में 5 मुद्दे बताइए अगर आपकी पार्टी हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे लोगों के लिए फारसी किया। मैं झूठा वादा नहीं करता हूं। मैंने जितने चुनावी वादे अपने नगर पालिका चुनाव में किया था, करीब करीब सारे वादे को धरातल पर उतार करके आपके बीच में हाजिरी लगाने का काम किया हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 20-22 सालों में जो शहर में विकास का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, उसके लिए जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके ताकत से अगर जनता दल यूनाइटेड की ओर से मुझे अगर विधानसभा की जिम्मेदारी मिली तो चुनावी जीत के बाद आपको मैंने जो वादा चेयरमैन के चुनाव में किया था, जो 3 साल में जनता कहेगी जो विकास नहीं हुआ है तो चेयरमैन के कुर्सी छोड़ करके इंद्रदेव पासवान वकालती के पेशा में चले जाएगा। और 2 साल में आपको मैंने संतुष्ट किया था ना, किया हूं ना 2 साल में विकास से, तो मैं वही वादा आपको करना चाहता हूं। अगर मैं किशनगंज विधानसभा से चुनाव जीतूंगा तो आपको 3 साल में आपको मुकम्मल विधानसभा बिहार के पैमाने पर बनाने का काम करना चाहूंगा। और पहला काम होगा हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहे, भाईचारगी को जैसे मजबूत रखा हो, उसे और भी मुकम्मल बनाने का काम करूंगा। युवाओं के लिए रोजगार की बात करना चाहता हूं। युवाओं को मैं टेक्निकल शिक्षा देना चाहता हूं। शांति बना रखिए, टेक्निकल कॉलेज खुलेगा और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शिक्षित करने का काम, रोजगार पर शिक्षा देने का काम करूंगा। दूसरा है बेसिक शिक्षा देने का काम करूंगा। और तीसरा है जो पूरे विधानसभा में कहीं भी कच्ची सड़क नहीं रहेगी, 3 साल में उसे पूरा करने का काम करूंगा। और पलायन रोकने के लिए आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो पलायन रोकने के लिए बिहार के बाहर से फैक्ट्री ला करके युवाओं को रोजगार दे करके यहां से पलायन रोकने का काम करूंगा। और जो बिजली की व्यवस्था जो बेहतर हुई है उसको और मुकम्मल करूंगा, ताकि लोगों को कुटीर उद्योग लगाने के लिए बिजली की कहीं कमी उपस्थित नहीं हो। और एक एक शहर को, एक एक चौक चौराहों को मार्केट में तब्दील कर करके जो बेरोजगार सड़कों पर नशे के हालत में पड़े हैं उनको रोजगार से जोड़ेंगे। और एम्स की स्थापना के लिए हर संभव कोशिश कर करके आपको पटना इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, एम्स की शाखा खुलवाने का आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और अगर 3 साल में आपके बीच एम्स नहीं खुलवा सकूंगा विधानसभा विधायक के रूप में, तो मैं रिजाइन देकर के वापस जनता में चला जाऊंगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जो लोग वादा किए हैं वो अपने वादा को बताए, जो चुनावी वादा में कितने वादा पूरा किए। मैंने जो भी वादा किया, किशनगंज की जनता इस बात का सबूत है, किशनगंज की जनता इस बात की गवाह है
जो शहर को हर पैमाने पर विकसित करने के लिए हर संभव मैंने कोशिश किया है। ये 7 करोड़ की जुलजुली सड़क आजादी के बाद से कोई प्रतिनिधि का हैसियत नहीं था जो 7 करोड़ की आपकी योजना टेंडर में चली जाएगी। मझिया ब्रिज जो 8 से 9 करोड़ अप्रोच लेकर करके वो नगर परिषद के कोशिश से हुआ है और नगर परिषद के द्वारा चयन करके मुख्यमंत्री योजना में दिया गया है। और हमारे आने से कबल किशनगंज शहर में नालियां नहीं होती थी, बज आती छोटी नाली होती थी जो मेरे घर से आपके घर तक, आपके घर से उनके घर तक, उनके घर से कहीं आउटफॉल ड्रेन नहीं था। और मेरे आने के बाद 2-2 करोड़ की एक नालियां शहर में बन रही है कि नहीं बन रही है? बोलिए बन रही कि बन रही है? और जो शहर का मुख्य सड़क है, जो हॉस्पिटल रोड है, उसमें लाइट लगने का काम शुरू हो गया है और दुर्गा पूजा तक 1 वे बना करके इस रोड को चकाचक सौगात शहरवासियों को देने का काम करना चाहता हूं। इसी पैमाने पर पूरे विधानसभा को बिहार के मानचित्र पर एक अलग स्थान रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के रूप में स्थापित करना चाहता हूं और जनता जनार्दन से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं जिस सूरत में भी आपके बीच में आऊं चुनाव में, आप पहचानिए जो सड़क में चलने वाला कोई गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा चुनाव जीतेगा तो जैसे किशनगंज की हालत बदली है, किशनगंज में विकास का बयार बहा है। 34 वार्ड से कोई वार्ड नहीं होगा जहां 5 से 7 करोड़ की योजनाएं मिनिमम मेरे कार्यकाल में उतरी है। वैसे ही बिहार के पैमाने पर किशनगंज विधानसभा को नंबर 1 पर लाने के लिए कोशिश करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा और अगर नहीं ला सका तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जनता से बताना चाहूंगा कि जब चुनाव करीब आता है, चुनाव आयोग अपनी तिथि घोषित कर देती है, तो कहीं ना कहीं जनता ऐसे तो आवाज उठाती है और ऐसे बहुत चिल्लाते हैं लोग, लेकिन जो मत प्रतिशत देखने को मिलता है बिहार में काफी कम देखने को मिलता है। तो जब आपको अच्छा नेता चुनना हो तो उसके लिए चुनाव जिस दिन हो उस दिन निकल के ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप लोग मत जरूर करें। इसके लिए प्रभात खबर एक निष्पक्ष और जिम्मेदार अखबार है जो आप सबसे आज एक शपथ करवाएगा। आप लोग जहां बैठे हैं वहीं खड़े हो जाएं 2-2 मिनट के लिए और अपना दाएं हाथ आगे करेंगे और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे आप सभी, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा। क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं, बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।